गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। आज एक क्लास स्टार्ट करते हैं और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस क्लास में आपका वर्ब के टाइप्स ऑफ वर्ब्स अभी डिस्कस कर रहे हैं। फिर जब टाइप्स ऑफ वर्ब डिस्कस हो जाएंगे उसके बाद में हम वर्ब के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, चैप्टर्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर उनका इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उनकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, जल्दी से जो भी हमने कल डिस्कस किए थे वर्ब टाइप्स वो एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग बच्चों, सबको गुड इवनिंग, राम राम भी, नमस्ते भी। आज तो कल जो हमने वर्ब के टाइप डिस्कस किए थे एक बार क्विकली उनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, वर्ब्स हमने पढ़ा कि वर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि किसी एक्शन को या किसी स्टेट को रेफर करते हैं। एक्शन से मतलब एक्टिविटी होता है। ठीक है, एक्टिविटीज दो तरीके की होती हैं, एक वो जिनमें कोई डूअर हो जिसने उस काम को किया हो, ठीक है, एक वो जिनमें कोई डायरेक्ट डूअर इन्वॉल्व ना हो, कोई एक्सप्लिसिट डूअर इन्वॉल्व ना हो, हैपनिंग। तो जो एक्शन वर्ब्स होती हैं या यूं कह लीजिए जो एक्टिविटीज होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक डूइंग्स जिनमें कोई डूअर होता है, जैसे टीच है, तो टीच एक ऐसी वर्ब है जिसमें हमेशा एक टीचर की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब देयर मस्ट बी समवन हु डज इट, कोई ना कोई रहेगा जो उस काम को करेगा, तो ये डूइंग वर्ब है, इट डूइंग वर्ब है। ठीक है, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनमें कोई डूअर नहीं होता है बट कुछ हो जाता है किसी के साथ में, मान लीजिए एक ऐसा काम है जिसमें हमारा कोई पर्सन है वो कुछ कर रहा है। ठीक है, दूसरा कुछ ऐसा है कि जिसमें उसके साथ में कुछ हो रहा है, जैसे कोई पर्सन मर गया। ठीक है, तो डाई जो है ये हैपनिंग वर्ब है क्योंकि इसमें कोई कुछ करता नहीं है बट उसके साथ कुछ हो जाता है, तो इट इज अ हैपनिंग। ठीक है, एक्टिविटी है, मर जाने की एक्टिविटी है। ठीक है, अच्छा, किल करना डूइंग है, किसी ने किसी को मार दिया तो देयर मस्ट बी समवन हु डज इट, मतलब कोई ना कोई डूअर होगा। ठीक है, तो कोई ना कोई वहां पे डूअर होगा जिसे हम कहते हैं किलर। डूअर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? किलर। तो टीच वर्ब का डूअर होता है उसे क्या कहते हैं? टीचर। ड्राइव वर्ब का जो डूअर होता है उसे क्या कहते हैं? ड्राइवर। ठीक है, गवर्न वर्ब का जो डूअर होता है उसे क्या कहते हैं? गवर्नर। कमेंट करने वाला जो डूअर होता है उसे क्या कहते हैं? कमेंटेटर। स्पीक करने वाला जो डूअर होता है स्पीकर। तो अगर तुमने देखा होगा कि जनरली ऐसी वर्ब्स जो होती हैं जिनमें हम ओ आर या ई आर एड करके नाउन बना लेते हैं, ये सब डूइंग वर्ब्स होती हैं, ये सब डूइंग वर्ब्स होती हैं। ठीक है, और डूइंग वर्ब्स में जब हम ओ आर ई आर एड कर देते हैं तो उनकी नाउन फॉर्म बन जाती है जो कि उस पर्सन को रेफर करती है जो उस एक्टिविटी का डूअर होता है, जिसने उस एक्टिविटी को एक्चुअली में परफॉर्म किया होता है। दोरजी एक काम करो, वो जो हमने बैच बनाया डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, वो वैसे भी 3 हफ्ते का 4 हफ्ते का ही बैच है, उसमें काफी टाइम हो भी गया। अब तुम थोड़ा सा धीरज रखो, मैं तुम लोगों को करवाऊंगा, ये जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, हाँ, राम राम बच्चे, सबको राम राम। तो थोड़ा सा धीरज रखो, तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश करवाना मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं ही करवाऊंगा, बस तुम टच में रहो। ठीक है, अब नहीं वहां पे ज्वाइन हो पा रहा है, छोड़ो, कोई बात नहीं, तुम छोड़ो उसको, मैं करवाऊंगा तुम्हारा, ये मेरी जिम्मेदारी है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का सिलेबस मैं तुम्हारा करवाऊंगा। ठीक है, तो यहां तक ये क्लियर हो गया कि जो एक्शन वर्ब्स होती हैं एक्चुअली दो तरीके की होती हैं। एक वो जो किसी डूअर के द्वारा की जाती है, जिसमें कोई डूअर इन्वॉल्व होता है, उन्हें कहते हैं डूइंग एक्शन वर्ब्स। ठीक है, और एक ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनमें कोई डूअर इन्वॉल्व नहीं होता, कोई एक्शन अपने आप किसी के साथ हो जाता है, तो उन्हें हम कहते हैं हैपनिंग वर्ब्स। जैसे किल जो है ये डूइंग वर्ब है क्योंकि किल में हमेशा कोई ना कोई डूअर होता है जो उस एक्टिविटी को करता है। ठीक है, डाई जो है हैपनिंग वर्ब है, इसमें कोई डूअर नहीं होता जो उस काम को करता है, दैट हैपेंस ऑन इट्स ओन। मर जाना एक तरीके से मुझे लगता है बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारे साथ होती है। ठीक है, चलिए, हाँ, ब्रेक दोनों होती है बेटा, ब्रेक दोनों होती है। ठीक है, यहां तक एक फाइनाइट वर्ब्स क्लियर। ओके, नाउ इट इज रेस्टोर्ड। एक बार बच्चों अगर आपका लगे कि YouTube पे वीडियो रुक गया है तो आप उसको रिफ्रेश कर लीजिएगा, रिफ्रेश कर लेने से सही हो जाएगा। यू जस्ट रिफ्रेश, एक बार अपने ब्राउजर को रिफ्रेश कर लीजिए, सही हो जाएगा। बेटा रिफ्रेश कर लो। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट जो ब्रॉड कैटेगरीज वर्ब्स की होती हैं वो दो होती हैं, एक फाइनाइट वर्ब्स और एक नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इनके बारे में भी फिलहाल में हमने कल डिस्कस कर लिया था, इनका मैं आपको एक प्रैक्टिस, छोटा सा एक प्रैक्टिस सेशन भी करवा दूंगा फाइनाइट नॉन फाइनाइट का। फिलहाल में ये समझना है कि सेंटेंस में यूज की गई जो मेन वर्ब्स होती हैं, सेंटेंस में यूज की गई जो मेन वर्ब्स होती हैं जिनको हम सब्जेक्ट के नंबर टेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, मतलब आप यूं समझ लीजिए कि जो आप टेंस में और सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में वर्ब्स पढ़ते हैं,
कि जो आप टेंस में और सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में वर्ब्स पढ़ते हैं वो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। ठीक है, फिर से बता दूं, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं वो सेंटेंस की मेन वर्ब्स होती हैं। तो कोई भी ऐसी सेंटेंस में यूज की गई वर्ब जो सेंटेंस की मेन वर्ब है उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फिलहाल में अभी जो आप जितना जानते हो उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो जो वर्ब्स आप 10th चैप्टर में पढ़ते हो, ठीक है, और जो आप सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में पढ़ते हो, ठीक है, वो सब फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। क्योंकि जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं उन पर टेंस का या सब्जेक्ट के नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप बस ये समझ लीजिए कि जब आप टेंस सीखते हो और जब सब्जेक्ट और एग्रीमेंट सीखते हो तो टेंस और सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में जिन वर्ब्स को आप चेंज कर रहे होते हो टेंस चेंज करने के लिए या सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो सारी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। ठीक है, उनको हम सेंटेंस की मेन वर्ब्स भी कहते हैं। अच्छा, अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स हो गई सेंटेंस में लिखी गई कोई भी ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब ना हो। सेंटेंस में लिखी गई कोई भी ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब ना हो वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप में आपको अलग से डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। गुड इवनिंग बच्चों। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनाइट वर्ब के यूजेस। तो वर्ब्स की दो ब्रॉड कैटेगरीज हो गई, एक फाइनाइट वर्ब्स और एक नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं वो सेंटेंस में मेन वर्ब के अलावा यूज की गई वर्ब्स होती हैं। और मैं ऐसे ही आपको शॉर्ट में बता देता हूं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं सेंटेंस में ये या तो नाउन का ठीक है, या तो ये नाउन का या फिर मॉडिफायर्स का फंक्शन करती हैं। मतलब ये सेंटेंस में मेन वर्ब तो होती नहीं है। ठीक है, जो मेन वर्ब होती है सेंटेंस में वो फाइनाइट वर्ब होती है। तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं अगर ये मेन वर्ब नहीं होती है सेंटेंस में तो इनका फंक्शन क्या होता है? अगर भाई ये मेन वर्ब है नहीं है वर्ब और मेन वर्ब नहीं है सेंटेंस में तो फिर इनका फंक्शन क्या है? तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स का सेंटेंस में जो फंक्शन होता है वो या तो नाउन्स का या मॉडिफायर्स का। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं वो नाउन से मॉडिफायर्स का फंक्शन करती हैं सेंटेंस में। कुछ नाम मैं आपको ऐसे बता देता हूं, आप लोगों ने सुने होंगे, जैसे धीरे धीरे बोलें ताकि मुझे समझ में आए। बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं केवल रिवीजन पर्पस के लिए बातें दोबारा बता रहा हूं, अदरवाइज कल की क्लास में मैं सब समझा चुका हूं। ठीक है, तो इन्फिनिटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल्स, ये टर्म आपने सुने होंगे। ये जो टर्म्स हैं यही नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, सबको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो दो मेन कैटेगरीज हो गई वर्ब्स की, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हमारी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, जो हमारी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, इनकी दो कैटेगरीज हो गई। क्या दो कैटेगरीज हो गई? एक हो गई ऑक्सिलरीज, एक हो गई ऑक्सिलरीज, या यूं कह लीजिए कि ऑक्सिलरी वर्ब्स। एक हो गई ऑक्सिलरी वर्ब्स और दूसरी हो गई लेक्सिकल वर्ब्स। ये बेटा मैंने रिवाइज करवा रहा हूं, एक्चुअली ये बातें मैं कल आपको सबको डिटेल में समझा चुका हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज जब हम यहां से पढ़ेंगे तो ऐसा ना हो कि तुम्हें कुछ समझ में ना आए, छूट जाए तुम्हारा, इसलिए मैं जल्दी से क्विक रिवीजन करवा रहा हूं। ठीक है, चलिए यहां तक आ गए। तो वर्ब्स में दो तरीके की वर्ब्स हो गए, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ठीक है, अब आ जाते हैं फाइनाइट वर्ब्स के सबसे पहले टाइप समझते हैं। फाइनाइट वर्ब्स में हमने कहा कि दो, इनमें भी कैटेगरीज हो गई। फाइनाइट वर्ब्स में क्या दो कैटेगरी हो गई? एक ऑक्सिलरी वर्ब्स और एक आपकी लेक्सिकल वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं इनको हम बोलचाल में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स जो होती है ना मेन वर्ब के साथ लिखी जाती है उन्हें हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, अच्छा, लेक्सिकल वर्ब क्या होती है? लेक्सिकल वर्ब को आप कह सकते हो कि ऐसी वर्ब जो एक्शन एक्सप्रेस कर रही है या स्टेट एक्सप्रेस कर रही है। ऑक्सिलरी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो एक्शन को या स्टेट को एक्सप्रेस नहीं करती। ठीक है, वो हमेशा एक्सप्रेस करती हैं, वो हेल्पिंग वर्ब होती है, वो मेन वर्ब को हेल्प करती हैं। लेक्सिकल वर्ब्स जो होती हैं ये हमारी मेन वर्ब्स होती हैं। ठीक है, ये मेन वर्ब्स होती हैं और ये स्टेट को या हैपनिंग को या डूइंग को एक्सप्रेस करती हैं, मतलब ये मेन वर्ब्स हो गई। अब फिर हमने पढ़ा कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं इनके अपने दो कैटेगरीज हो गई। ऑक्सिलरी वर्ब्स में एक तो होती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज वो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जिनका यूज हम मेन वर्ब के साथ में करते हैं टेंस एक्सप्रेस करने के लिए। दूसरा हो गई मॉडल ऑक्सिलरीज।
मॉडल ऑक्सिलरीज का मेन वर्ब के साथ में हम यूज करते हैं स्पीकर की इंटेंशन को एक्सप्रेस करने के लिए कि उस एक्शन को लेकर स्पीकर का अपना ओपिनियन क्या है, उसकी अपनी सोच क्या है, अपना थॉट क्या है। ठीक है, ये हो गया। प्राइमरी ऑक्सिलरीज इंग्लिश में हमने पढ़ा कि 3 होती हैं। एक होती हैं बी और उसकी फॉर्म्स, दूसरा होती हैं डू और उसकी फॉर्म्स, तीसरा होती हैं हैव और उसकी फॉर्म्स। ये जो बी, डू और हैव की फॉर्म्स होती हैं, इनका यूज हम सेंटेंस में करते हैं टेंस फॉर्मेशन के लिए। मेन वर्ब के साथ में प्राइमरी ऑक्सिलरीज का यूज किया जाता है टेंस एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, बी की फॉर्म्स जो होती हैं, इनका यूज हम तब करते हैं मेन वर्ब के साथ में जब हमें उस मेन वर्ब के थ्रू कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक्सप्रेस करना हो। डू की फॉर्म्स का यूज हम मेन वर्ब के साथ में तब करते हैं जब हमें उस वर्ब के इंडेफिनिट टेंस को एक्सप्रेस करना हो। हैव की फॉर्म्स का हम मेन वर्ब के साथ में तब यूज करते हैं जब हमें उन वर्ब्स के परफेक्ट टेंस को एक्सप्रेस करना हो। क्लियर? फिर हमने पढ़ा कि इसमें जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो छूट गया। भाई कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब बी की फॉर्म बन जाएंगे, इंडेफिनिट टेंस के लिए डू की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे, परफेक्ट के लिए हैव की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो इसमें लिखा ही नहीं। तो हमने ये आपको कल भी बताया था, ये हमने आपको कल भी बताया था कि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें 2 हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, एक परफेक्शन एक्सप्रेस करने के लिए और एक कॉन्टिन्यूटी एक्सप्रेस करने के लिए। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैव और बी दोनों की ही फॉर्म्स का यूज किया जाता है। तो जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हैं ना, तो जैसे तुमने पढ़ा होगा हैव बीन, हैज बीन लिखना पड़ता है, तो वो हैव बीन और हैज बीन वो दोनों ही हेल्पिंग वर्ब होती हैं। हैव भी हेल्पिंग वर्ब होती है और बीन भी हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज भी हेल्पिंग वर्ब होती है, बीन भी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, फिर उसके बाद में मेन वर्ब आती है, ये सब ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गए प्राइमरी ऑक्सिलरीज। अच्छा, बी की फॉर्म्स जानते ही होगे तुम लोग, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग। ठीक है, डू की फॉर्म्स भी जानते ही होगे, डू, डज, डिड, डन। बस ध्यान ही रखना है कि जो डू की डन और डूइंग 2 फॉर्म होती हैं वो केवल मेन वर्ब होती है, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। डू की 2 ही फॉर्म होती हैं, सॉरी 3, डू की 3 फॉर्म होती हैं जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एक डू, एक डज और एक डिड। डन और डूइंग केवल मेन वर्ब होती है, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, हैव की फॉर्म जानते ही होगे, हैव, हैज, हैड। अब मैंने कल आपको एक बात बताई कि जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं, ठीक है, काश हम भी आपसे पढ़े होते, पढ़ तो रहे हो, सीख लो। अब यहां पे एक चीज समझना, जो ये आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं, ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको हम सेंटेंस में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। ये बात समझाने के लिए मैंने कल कुछ एग्जांपल्स लिखे थे और एक मैं जल्दी से 2-3 एग्जांपल लिख के आज भी आपको ये बात समझा देता हूं कि जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं ये वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों होती हैं। एग्जांपल से समझना, ही हैज हैड नो रेस्ट फॉर 2 days। अब हमने कहा कि उसने 2 दिन से बिल्कुल आराम नहीं किया। दूसरा, इट इज, सॉरी 1 मिनट, दे डू नॉट डू एनी वर्क। ठीक है, तीसरा, यू आर बीइंग टू रूड। ठीक है बच्चों, अब यहां से एक चीज समझना, ये हैज हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये डू हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये आर हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। बात समझ में आई? अब देखो, आर भी बी की फॉर्म है और बीइंग भी बी की फॉर्म है, ये दोनों डू की फॉर्म्स हैं, ये हैज भी हैव की फॉर्म है और हैड भी हैव की फॉर्म है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बी, डू, हैव जो है, ठीक है, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं बताओ, क्या करूं? ठीक है, किसी को समझ में नहीं आता बच्चे। ठीक है, अब मैं तुमसे कैसे समझा जाता है मैं कह तो सकता हूं, बट मुझे गारंटी नहीं कि तुम माइंड नहीं करोगे। ठीक है, ऑनलाइन के बच्चों में भरोसा नहीं करता कि वो माइंड नहीं करेंगे, वो माइंड कर जाते हैं। या तो उनसे सख्त बात कहो मत, और सख्त कहोगे तो बहुत कम ही चांस होते हैं कि वो उस बात को आपकी समझेंगे और उसको मानेंगे और उसको पालन करेंगे, वो तुरंत माइंड कर जाते हैं, बुरा मान जाते हैं। ठीक है, तो समझ में भैया किसी को नहीं आता, सीधी सी बात है कि समझ में मुझे भी नहीं आया था, समझ में किसी को कभी नहीं आता।
समझने की कोशिश करनी पड़ती है, ठीक है। तुम सोचो कि ये इंग्लिश हलवा है कि कोई उठाएगा चम्मच से तुम्हारे मुंह में डाल देगा और सब तुम्हारे पेट में चला जाएगा और डाइजेशन हो जाएगा और तुम्हें कोई एफर्ट नहीं करेंगे, तो नहीं है। इंग्लिश खाना नारियल तोड़ के खाना है, इंग्लिश को खाना नारियल खाना है। पहले उसके ऊपर के जो वो होते हैं रेशे वो हटाने पड़ते हैं, फिर उसको तोड़ना पड़ता है, फिर उसको दांत से चबलाना पड़ता है। तो इंग्लिश सीखना नारियल खाना है, इंग्लिश सीखना हलवा खाना नहीं है कि चम्मच से उठाया मुंह में डाला गड़प, चम्मच से उठाया मुंह में डाला गड़प, ठीक है। इंग्लिश सीखना नारियल खाना है, तो एफर्ट्स करने पड़ते हैं। इंग्लिश अपने आप मुझे भी नहीं आ गई थी। तुम्हें क्या लगता है मैं कहीं बैठा हुआ था खेत में और धान गेहूं में पानी लगा रहा था और एकदम से मेरे ऊपर बिजली गिरी और मुझे इंग्लिश आ गई है? या मैं रात को सोया सुबह उठा और मुझे इंग्लिश आ गई? ये किसी को अपने आप नहीं आती बच्चे, किसी को अपने आप नहीं आती। इंग्लिश किसी को समझ में नहीं आती, कोई सब्जेक्ट किसी को समझ में नहीं आता, आपको उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। ये कह देना मुंह चलाना कि मुझे समझ में नहीं आ रही, तो भैया नहीं समझ में आ रही तो मत समझो, बस ये है आपका इलाज। और नहीं तो समझने की कोशिश करो। किसी को लगता है कि इंग्लिश अपने आप आ जाएगी, अपने आप केवल बकवास आती है, केवल मुंह चलाना अपने आप आता है कि क्वेश्चन आंसर, ये बकवास अपने आप होती है। समझने की कोशिश करते हो तो कोशिश करनी पड़ती है, एफर्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। ये हलवा खाना नहीं, ये नारियल खाना है। मुझे लगता है इससे आपको कुछ फायदा होगा। ये जो मैंने इतनी सलाह आपको छोटी सी दी है, ठीक है, आई रियली होप दैट यू गेट सम बेनिफिट ऑफ इट, आपको इससे कोई फायदा हो। बाकी तो चलो आ जाए, समझ में नहीं आ जाए मैं क्या करूं, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको ये समझाया कि जो बहुत से बच्चे होते हैं ना वो ऐसे सीधे हैं बेचारे, उन्हें सीधा कहें या क्या कहें समझ में नहीं आता, उन्हें ऑक्सिलरी समझ में नहीं आता। उन्हें ऑक्सिलरी वर्ड कह दो तो उनके तोते उड़ जाते हैं, भाई ये क्या हो गया, तो रॉकेट साइंस पढ़ा दी, ठीक है। उनको ये कह दो कि भाई प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होती हैं ये टेंस एक्सप्रेस करने के लिए मेन वर्ड के साथ लिखी जाती है, उनके तोते उड़ गए, अबे ये क्या कह दिया भाई, ये तो रॉकेट साइंस पढ़ा दिया, ये तो हमें क्वांटम थ्योरी पढ़ा दी, ठीक है। उनको ये कह दो कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों होती है, इन्हें दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, उसकी चुटिया खड़ी हो जाती है, ठीक है। वो तेरी ये तो क्वांटम साइंस हो गया। सीख ली इंग्लिश तुमने, तुम क्वेश्चन आंसर याद करो, हो गया, मैं सिखा चुका हूं, तुम सीख चुके, हो गया ये सीखना। सॉरी वॉरी नहीं, दिमाग लगाया करो। बात सीधी सी है कि थोड़ा सा सेंसिबल बनो, थोड़ा सा मैच्योर बनो। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इतना तुमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक जनरल कॉमन सेंस होगा, ठीक है। इंग्लिश हमें समझ में नहीं आ रही, इंग्लिश किसी को समझ में आज तक नहीं आई, किसी को आती भी नहीं है, बाकियों की हिंदी बता दिया करें। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ सब बता दूंगा भाई, इंग्लिश सीख जाओगे, ठीक है, सब बता दूंगा, सीख जाओगे इंग्लिश। भाई देखो दिमाग खराब नहीं करो, छोटा सा टॉपिक है, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हें वर्ब के आगे कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, इसलिए एक बार टाइप्स क्लियर कर देना चाहता हूं, थोड़ा सा हाँ सीरियस हो जाओ, ठीक है। हिंदी बता दो, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, कड़िया, उड़िया, ये सब बता दूं तुम्हें, हाँ। इंग्लिश ना बताऊं, बाकी सब कुछ बता दूं। एक चीज बताना, तुम में से कितने ऐसे बच्चे, चलो बात कर ही लेते हैं, तुम्हारा बात का मन है तो मेरा भी बात करने का मन है। तुम में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी ऑनलाइन या ऑफलाइन इंग्लिश की कोचिंग पढ़ी हो और कोचिंग पढ़ने के बाद उनको ऐसा लगा हो कि इंग्लिश तो सुधरी या नहीं सुधरी एक बात है, लेकिन हिंदी बड़ी सुधर गई, हिंदी के ऐसे शब्द जो हमने कभी पढ़े नहीं थे, जो हम जानते नहीं थे, इंग्लिश की कोचिंग लेने से पहले वो भी सीख गए। कितने बच्चे ऐसे, एक बार ईमानदारी से बताना, तुम में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहीं पर इंग्लिश की कोचिंग ली, फ्री ली या पैसे देके इंग्लिश की कोचिंग ली, चाहे ऑनलाइन ली चाहे ऑफलाइन ली, और इंग्लिश की कोचिंग लेने के बाद में उनको ऐसा महसूस हुआ हो कि भाई इंग्लिश तो आई या नहीं आई एक चीज है, वो छोड़ो, लेकिन हिंदी जरूर सुधर गई, हिंदी के बहुत से ऐसे वर्ड जो हमें पहले नहीं पता थे अब पता चल गए। आंसर बताओ जल्दी से, ये जो मैंने एक क्वेश्चन पूछा है तुमसे, ये जल्दी से आंसर बताओ। नहीं, आज इनको टाइम वेस्ट कर लेना, तो इनको पता भी तो चले टाइम ही किसका वेस्ट कर रहे हैं, मेरा ही अपना। बच्चे इंग्लिश सीखने जाते हैं, हिंदी सीख के आ जाते हैं, मुझे भी पता है क्या होता है, ठीक है। सर जी के क्वेश्चन भी तैयार है, सर जी का आंसर भी तैयार है, बस सर जी को मुंह चलाना है, ठीक है। बस बच्चा गया इंग्लिश पढ़ने और हिंदी सीख के आ गया। तो सेंसिबल बनो, थोड़ा समझदार बनो, ठीक है। हाँ, कम से कम ये मान के चल रहा हूं कि तुम इस चैनल पे अगर ये इंग्लिश का वीडियो देख रहे हो तो 18 साल के तो हो गए, आसपास हो गए, अगर 18 साल के से ज्यादा के हो गए, लेकिन मान लो 1-2 साल कम भी हो सकते हो, तो इतना सेंस और समझ तो होना चाहिए ना क्या पढ़ना है क्या नहीं। मुंह उठाया इंग्लिश सीखेंगे, भाई ऐसे नहीं होता, देखो ऐसे नहीं होता। तुम्हें पता नहीं तुम कितने सिंसियर हो अपने काम को लेकर, तुम्हारे पास कितना टाइम है बर्बाद करने के लिए, ठीक है।
मेरे पास नहीं है। तुम्हारे साथ नहीं बेटा, हरिओम बहुतों के साथ ये हुआ है। हमारे नॉर्थ इंडिया में यही होता है, बच्चा हिंदी सीखने इंग्लिश सीखने जाता है, फीस देता है इंग्लिश सीखने की, टाइम देता है इंग्लिश सीखने के लिए, और हिंदी सीख के चला आता है वहां से वापस। इंग्लिश आए ना आए, हिंदी उसको आ जाती है। अब इधर उधर की कोई बात नहीं करेगा, समझे, बोर्डम। चलो, तो मैं ये कह रहा था कि जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती है ना, ये वर्ब्स भी होती है, हेल्पिंग वर्ब्स भी होती हैं। अब ये बात मैं क्यों बताता हूं, ये बात मैं इसलिए आपको बताता हूं कि जिससे कि ये दिमाग में रखो कि इज हमेशा हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, डज हमेशा हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, डिड हमेशा हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, हैज हैव हमेशा हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं। ये सेंटेंस में मेन वर्ब भी हो सकते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए छोटा सा पॉइंट बता देता हूं, उसमें उनके तोते उड़ गए, उनकी चुटिया खड़ी हो गई, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा तो तुम समझो मैं तब क्या करूंगा। खैर, तो ये बात यहां से क्लियर हुई। प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो होती हैं वो तीन होती हैं, बी डू हैव, ठीक है। ये टेंसेस एक्सप्रेस करने के लिए मेन वर्ब के साथ में लिखी जाती हैं और इनको हम मेन वर्ब्स के तरीके से भी इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद आगे मॉडल्स। तो मॉडल्स को लेकर मैंने आपको बताया था कि मॉडल्स ये ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो मेन वर्ब के साथ में उस एक्शन से रिलेटेड स्पीकर की अपनी सोच क्या है, उसका अपना ओपिनियन क्या है, उसका अपना थॉट क्या है, ये एक्सप्रेस करने के लिए लिखी जाती हैं। नमस्ते भाई, ठीक है, नमस्ते भैया। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, यूज्ड टू, ought to, need, dare, ठीक है। मतलब एटसेट्रा लिखा हुआ है लास्ट में, ध्यान देना, ईटीसी लिखा हुआ है। ईटीसी का मतलब मॉडल्स थोड़े से और भी होते हैं, ये जितने अभी लिखे हैं ना, ये थोड़े से ऐसे हैं कि जो आप लोग जानते होंगे, कॉमनली यूज्ड होते हैं, लेकिन इससे थोड़े से ज्यादा ही होते हैं, इससे ज्यादा होते हैं। वो जब मैं आपको मॉडल्स के बारे में पढ़ा रहा हूं तो समझा दूंगा। फिलहाल में ये होते हैं मॉडल्स। मॉडल्स के बारे में मैंने एक बात आपको कल भी बताई थी, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, ठीक है। क्या बात, मॉडल्स एक दूसरे की फॉर्म नहीं होते हैं। असल में अपने जो हिंदी बेल्ट के बच्चे होते हैं, ये अक्सर कहीं ना कहीं पे पढ़े या माने बैठे होते हैं कि कैन की सेकंड फॉर्म कुड होता है, विल की सेकंड फॉर्म वुड होता है, शैल की सेकंड फॉर्म शुड होता है। तो मैं आपको बता दूं, फिर से एक बार बता देता हूं कि मॉडल्स एक दूसरे की फॉर्म्स नहीं होते हैं। एवरी मॉडल इज अ डिस्क्रीट यूनिट। हर एक मॉडल एक सेपरेट यूनिट है। कोई भी मॉडल एक दूसरे की फॉर्म नहीं होता है। कैन की सेकंड फॉर्म कुड नहीं है, मे की सेकंड फॉर्म माइट नहीं है। कैन अलग मॉडल है, कुड अलग मॉडल है, मे अलग मॉडल है, माइट अलग मॉडल है। तो मॉडल्स जो होते हैं वो एक दूसरे की फॉर्म नहीं होते हैं। एवरी मॉडल इज अ इंडिविजुअल यूनिट, दे आर नॉट द फॉर्म्स ऑफ ईच अदर। एक दूसरे की फॉर्म्स नहीं होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। फिर हमने ये पढ़ा कि ये तो ऑक्सिलरीज हो गए। अब आते हैं लेक्सिकल वर्ब्स, जो हमारी लेक्सिकल वर्ब्स थी। अब हमने कहा ये जो लेक्सिकल वर्ब्स होती हैं, जिन्हें मेन वर्ब्स भी एक्चुअली कहते हैं, इनको हम कई तरीके से कैटेगराइज करते हैं। मतलब देयर आर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स एंड पैरामीटर्स ऑन विच दे आर कैटेगराइज्ड, ठीक है। कई ऐसे स्टैंडर्ड्स और पैरामीटर्स ना, ठीक है। तो लेक्सिकल वर्ब्स होते हैं, मेन वर्ब्स होते हैं, इनको हम कई तरीके से कैटेगराइज करते हैं, अलग अलग तरीके से इनको कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। कल हमने एक कैटेगराइजेशन मॉडल्स का आपके साथ में डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लेक्शन, कि जो वर्ब्स की फॉर्म्स चेंज होती हैं, तो अगर हम वर्ब्स के जो फॉर्म्स चेंज होने का जो पैटर्न होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम वर्ब्स को कैटेगराइज करें, ठीक है, तो ये दो तरीके की होती हैं, एक रेगुलर और दूसरा इररेगुलर। लेक्सिकल वर्ब इज इन्फ्लेक्शन। इंग्लिश की टांग ना तोड़ो, लेक्सिकल वर्ब इन्फ्लेक्शन नहीं होती। मैं ये कह रहा हूं, इन्फ्लेक्शन एक मतलब एट्रीब्यूट होता है। जैसे जो वर्ड्स होते हैं, जैसे अगर हम किसी वर्ड को डिफरेंट फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो उस फॉर्म के चेंज करने की प्रोसेस को इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। इन्फ्लेक्शन मींस चेंजिंग द फॉर्म ऑफ अ वर्ड, एक वर्ड की फॉर्म चेंज करना। जैसे तुम लोग जानते होगे कि नाउन्स होते हैं, नाउन्स में सिंगुलर प्लूरल फॉर्म होती है, ठीक है। बॉय का बॉयज हो जाता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है, जैसे, ठीक है। पजेसिव केस भी बन जाते हैं, मोहन्स, सोहन्स, ऐसे। तो इसको इन्फ्लेक्शन कहते हैं,
किसी वर्ड की फॉर्म चेंज करना, मतलब उसके एट्रीब्यूट जो होते हैं उनको शो करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए हम वर्ड की फॉर्म में कोई चेंज कर देते हैं, उस चेंज करने को मैनिफेस्ट मतलब उसको इन्फ्लेक्शन कहा जाता है, ये समझना, ठीक है। जैसे एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव्स हम एडजेक्टिव्स की डिग्री चेंज करने के लिए उनकी फॉर्म चेंज करते हैं। मान लीजिए जैसे एक एडजेक्टिव है क्विक, तो क्विक की हमें कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो हम क्विकर लिख देंगे, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो क्विकेस्ट लिख देंगे। या जैसे एडवर्ब्स होते हैं, एडवर्ब में मान लो जैसे एडवर्ब हो गया फास्ट, मान लेते हैं एडवर्ब फास्ट हो गया, तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनानी तो फास्टर लिख दिया, सुपरलेटिव डिग्री बनानी फास्टेस्ट लिख दिया। तो जब हम किसी वर्ड के एट्रीब्यूट्स को मैनिफेस्ट करने के लिए, शो करने के लिए उसकी फॉर्म में चेंज करते हैं तो इसको इन्फ्लेक्शन कहा जाता है, ये कहानी है, ठीक है। तो जैसे वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स में भी इन्फ्लेक्शन होता है। वर्ब्स में क्या होता है, वर्ब्स में टेंस एक्सप्रेस करने के लिए, मूड एक्सप्रेस करने के लिए, नंबर या पर्सन एक्सप्रेस करने के लिए हम वर्ब की फॉर्म्स में चेंज करते हैं, ठीक है। एक ही वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं, तो अगर किसी एक वर्ड की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं तो इसका मतलब दैट वर्ड हैज गॉट द एट्रीब्यूट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कि उस वर्ड में इन्फ्लेक्शन एट्रीब्यूट है तभी उसकी फॉर्म्स चेंज हो रही हैं, ठीक है। प्रेपोजिशंस डोंट शो इन्फ्लेक्शन, प्रेपोजिशंस में इन्फ्लेक्शन नहीं होता है, कंजंक्शंस में इन्फ्लेक्शन नहीं होता है, इंटरजेक्शंस में इन्फ्लेक्शन नहीं होता है, प्रोनाउंस में होता है, प्रोनाउंस में होता है, जैसे ही का हिम हो जाता है, हिज हो जाता है, यू योर योर्स हो जाता है, तो प्रोनाउंस हैव इन्फ्लेक्शन, बट प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस दे डोंट हैव इन्फ्लेक्शन, ठीक है। और बी कूल सम एंटी सोशल एलिमेंट्स है, नहीं कूल एंटी सोशल नहीं है, तो बॉडम है ये, एंटी सोशल कुछ नहीं है, ये बेवकूफ है, इन्हें पता नहीं है कि क्या हो रहे हैं, ठीक है। और मैं इसलिए इरिटेट हो जाता हूं कि मैं अपने को जितना मजबूर यहां पर पाता हूं ना, इतना मजबूर मैं कहीं नहीं पाता। मैं ऐसा टीचर हूं कि मेरी क्लास में अगर आप बैठोगे ना तो पढ़ोगे, एक ही ऑप्शन है, पढ़ोगे पढ़ोगे पढ़ोगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो भाग जाओगे। मतलब बैठ के मेरा और अपना टाइम खराब नहीं कर पाओगे, मेरा तो छोड़ो, मेरा तो बहुत दूर की बात है, तुम क्या टाइम खराब करोगे, अपना भी नहीं खराब कर पाओगे, या तो पढ़ोगे या भाग जाओगे। लेकिन मैं ऑनलाइन में देखता हूं क्या बच्चे हैं, कौन सी नस्ल के ये बच्चे हैं, ठीक है, किस नस्ल के हैं, ये कैसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो खैर छोड़ो। तो इरेगुलर और रेगुलर दो तरीके के वर्ब्स होते हैं। रेगुलर वर्ब्स को, ये जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं इनको हम एक और नाम से भी जानते हैं, वीक वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स जो होते हैं ना बेटा, इनको वीक वर्ब्स भी कहा जाता है, अगर तुमने कभी पढ़ा हो, कहीं सुना हो। और इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, इनको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। तो अगर कहीं पे तुम्हें स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, ठीक है, ठीक है, कि जैसे अगर तुमने कभी वीक वर्ब्स या स्ट्रॉन्ग वर्ब्स पढ़ा हो तो वो समझ लेना कि वीक वर्ब्स का मतलब रेगुलर वर्ब्स और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स का मतलब इरेगुलर वर्ब्स होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद की इनमें डिफरेंस कैसे होता है तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए रेगुलर वर्ब्स हम उन वर्ब्स को कहते हैं जिनमें हम डी, ईडी, टी वगैरह लिख के उनकी फॉर्म्स चेंज कर लेते हैं। मतलब अगर हमें वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म बनानी है तो डी, ईडी या टी ऐड किया, बन गई उनकी सेकंड या थर्ड फॉर्म। तो ऐसी वर्ब्स को रेगुलर कहा जाता है जो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग इन्फ्लेक्शन करती हैं। देखो जैसे हमने लिखा पोस्ट, पोस्ट लिखा, या जैसे हमने यहां पर लिखा आपका गवर्न, ठीक है, गवर्न लिखना था, ठीक है। या जैसे हमने लिखा चार्म, या हमने लिखा हार्म, या हमने लिखा वॉक, या हमने लिखा टॉक, ठीक है। मतलब इस तरीके से एटसेट्रा आप कुछ भी लिख लो। तो ऐसी वर्ब्स जिनमें हम जब डी, ईडी ऐड करते हैं और उनकी सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाती है तो इनको कहा जाता है रेगुलर वर्ब्स या वीक वर्ब्स। अच्छा एक छोटा सा पॉइंट मैंने कल भी आपको बता दिया था और फिर से एक बार बता देता हूं, सारे बच्चे ध्यान रखें। हाँ ड्रीम भी है और क्या, जैसे ड्रीम है, ड्रीम टू लिखा, बन गई सेकंड और थर्ड फॉर्म, ठीक है। जो इंग्लिश में नई वर्ब्स ऐड हो रही हैं, क्योंकि इंग्लिश में ना नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा नाउन्स बढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद में वर्ब्स बढ़ रही हैं, फिर एडजेक्टिव बढ़ रहे हैं, फिर एडवर्ब बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो नई वर्ब्स अब इंग्लिश में शामिल हो रही हैं, जो भी नई वर्ब्स अब शामिल हो रही हैं वो सारी की सारी रेगुलर ही होती हैं। जैसे टेलीपोर्ट, टेलीपोर्ट है, रेगुलर वर्ब है। जेरोक्स है, रेगुलर वर्ब है। गूगल है, रेगुलर वर्ब है। तो अब जितनी भी नई वर्ब्स इंग्लिश में ऐड हो रही हैं वो सारी की सारी रेगुलर वर्ब्स होती हैं, ये सबको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब उसके बाद में आ गए इर्रेगुलर, ठीक है। अब ये इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं? इर्रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जो इस पैटर्न को फॉलो ना करें। दे डोंट फॉलो द इन्फ्लेक्शन
पैटर्न ऑफ रेगुलर वर्ब्स। जो रेगुलर वर्ब्स का पैटर्न होता है फॉर्म चेंज करने का, वो उसको फॉलो नहीं करती। बस यही है, मान लो सिंपल तरीका ये है कि भाई इर्रेगुलर वर्ब्स वो हो गए जो रेगुलर वर्ब्स के तरीके से अपनी फॉर्म्स को चेंज नहीं करती हैं, बस। ठीक है, एग्जांपल देखिए, स्पीक, राइट, गिव, टेक, राइज, सो, ठीक है, कैच, गेट, ठीक है, कैच हो गया, गेट हो गया, ड्राइव, स्विम, सिंग, एटसेट्रा। अब जैसे ये वर्ब्स हैं, इनकी फॉर्म्स कैसे चेंज होती है तुम लोग जानते ही होगे। ठीक है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, राइट, रोट, रिटन, गिव, गेव, गिवन, टेक, टुक, टेकन, राइज, रोज, रिजन, सो, सॉट, सोन। ठीक है, कैच, कॉट, कॉट, गेट, गॉट, गॉट, ड्राइव, ड्रॉप, ड्रिवन, स्विम, स्वम, स्वम, सिंग, सैंग, संग। तो ये वर्ब्स जिनके लास्ट में हम डी, ईडी या टी ऐड करके उनकी सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं बनाते हैं, बल्कि उनके बीच में जो वाउल यूज हो रहा है, जो मतलब उनके मिडिल में वाउल होता है, उस वाउल को चेंज कर देते हैं और फिर उनकी फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, स्लीप यहां आएगी बेटा, स्लेप्ट यहां आ जाएगी, स्लीप यहां आएगी, टी ऐड करके उसका बना देते हैं ना। तो ये दो तरीके की रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स हो गए, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी जो लेक्सिकल वर्ब्स होती हैं, जिन्हें हम मेन वर्ब्स भी कहते हैं, लेक्सिकल वर्ब्स का मतलब बच्चों मेन वर्ब मानना। इनको देखो हम एक और तरीके से भी कैटेगराइज करते हैं। इनको कैटेगराइज करने का एक और भी तरीका होता है। एक दूसरा तरीका जो होता है इनको कैटेगराइज करने का, वो होता है ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव, ट्रांजिटिव लेक्सिकल वर्ब्स, ठीक है, और इंट्रांसिटिव। या एक काम करें, ऐसे मत सीखो, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव मत सीखो, एक दूसरे तरीके से बताता हूं। असल में बात एक ही है, घुमा फिरा के कैसे भी कहो बात एक ही है। चलो फिर भी देखते हैं। अब देखो, ये जो हमारी डूइंग वर्ब्स होती हैं, ठीक है, हैपनिंग वर्ब्स होती हैं, बड़ा परेशान कर रहे हैं। चलो आगे वापस। अगर बच्चों बफरिंग हो तो रिफ्रेश कर लेना ब्राउजर को। ये थोड़ा सा मुझे लगता है बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, देखना अभी आपको महसूस होगा ऐसा। शशांक शेखर मिश्रा, तू बेटा मुझे सलाह देता रहे, एक काम कर, तू मेरा सेक्रेटरी बन जा। ठीक है, तू मेरा वकील बन जा, सलाह देता रहे मुझे कि मोटा मार्कर यूज करो, पतला मार्कर यूज करो। पढ़ लो भैया, पढ़ लो, पढ़ने पे दिमाग लगाओ। ठीक है, मैं अपने पेड बैचेस जितने पढ़ाता हूं सब इसी थिकनेस के साथ में पढ़ाता हूं। ठीक है, और जितने एग्जामपुर ऐप पे क्लासेस लेता हूं, ऐप पर जितनी क्लासेस लेता हूं सब इसी थिकनेस के साथ लेता हूं। ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको सब दिखाई भी पड़ता है, सुनाई भी पड़ता है, समझ में भी आता है। यूट्यूब पे पढ़ाते हैं तो इन्हें समझ में भी नहीं आता है, इन्हें दिखाई भी नहीं पड़ता, इनके कान भी खराब हो जाते हैं, इनकी आंख भी खराब हो जाती है, और दिमाग तो खराब था ही पहले से ही। ठीक है, आंख, नाक, कान और वो बचे होते हैं वो भी इनके खराब हो जाते हैं। तो पढ़ लो बेटा, ये दिखता है, मुझे भी दिखता है, मैं भी अपने फोन में भी वीडियो चला के देखूंगा तो मुझे भी दिख जाएगा। ठीक है, तो ये ज्ञान कम बांटो, जरूरत है तो ज्ञान ले लो, बांटो नहीं, मुझे जरूरत एक्चुअल में अभी है नहीं ज्ञान की। ठीक है, पेड बैचेज में पढ़ाते हैं, यही थिकनेस यूज करते हैं, सेम कलर फॉन्ट यूज करते हैं। ठीक है, यही मेरी राइटिंग है। ऐसा तो नहीं होता पेड बैचेज में जाके राइटिंग बदल लेता हूँ, यूट्यूब पे आके राइटिंग दूसरी कर लेता हूँ, ऐसा तो नहीं होता होगा। ठीक है, ऐप पे जो पढ़ाता हूं मैं, क्लासेस लेता हूं, ऐप पर भी यही थिकनेस होती है, इसी थिकनेस के साथ पढ़ाता हूं, इसी राइटिंग में वहां पर भी लिखता हूं, यही बैकग्राउंड में यूज करता हूं हमेशा, यही बैकग्राउंड मुझे पसंद है। ठीक है, सबको दिखाई भी पड़ता है, सुनाई भी पड़ता है, समझ में भी आता है। ठीक है, यहां पे बच्चों आते हैं, यूट्यूब पे पढ़ाएंगे तो यहाँ पे बच्चा ज्ञान बांटना शुरू करता है। अरे ये बैकग्राउंड बड़ा चमक रहा है, मेरी तो आंखें फूट गई, मुझे तो देखो दिखाई नहीं पड़ रहा, उसकी आंखें खराब हो गई। ठीक है, ये तो बहुत पतला लिख दिया, हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, ये हमें सुनाई नहीं पड़ रहा, हमारा कान खराब हो गया। ठीक है, आवाज तेज नहीं कर दी, आवाज बहुत तेज कर दी। ठीक है, ये बैकग्राउंड कैसा लगा दिया, बाबले पढ़ ले, ज्ञान व्यान घर पर रख लो। क्या है
मेरा मन करता है कि अगर इससे अच्छा तो कपिल शर्मा का शो खोल लूं, कॉमेडी करने लग जाऊं पढ़ाने के बजाय। बावले। तो देखो ये हमने पढ़ा है कि जो वर्ब्स होती है ना, जो हमारी लेक्सिकल वर्ब्स होती हैं, जिन्हें मेन वर्ब्स भी कहते हैं, इनको अगर हम देखें तो ये दो तरीके की होती हैं, एक एक्शन वर्ब्स और एक आपकी स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स जो स्टेट रेफर करते हैं, एक्शन वर्ब्स जो एक्शन को रेफर करती हैं, एक्टिविटी को रेफर करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि एक्टिविटी दो तरीके की, एक वो एक्टिविटीज जिनमें कोई डूअर होता है, एक वो एक्टिविटीज जिनमें कोई डूअर नहीं होता है। ठीक है, अब अगर हम इनको थोड़ा सा और डिटेल में ले जाएं तो आप एक चीज देखोगे कि जो हमारी डूइंग वर्ब्स होती हैं ये दो तरीके की होती हैं। एक होती है इंट्रांसिटिव, अभी मैं समझाऊंगा डिटेल में इंट्रांसिटिव। एक होती है इंट्रांसिटिव और एक होती है ट्रांसिटिव। इनकी दो कैटेगरीज हो गई। अच्छा, हैपनिंग वर्ब्स जो होती हैं ये सारी होती हैं इंट्रांसिटिव। ये सारी कैसी होती हैं? ये सारी होती हैं इंट्रांसिटिव। ठीक है, उसके बाद में ठीक है, नहीं देखो मेरा कोई मन बिल्कुल भी नहीं है, मैं चाहता हूं हमेशा इस बैच में पढ़ाऊं, बढ़िया पढ़ाऊं, और मैं थोड़ा सा खींच इसलिए देता हूं बच्चों को कि ये जो बच्चे थोड़े से नॉन सिंसियर टाइप के कैंडिडेट्स हैं, मतलब जो भी सिंसियर कैंडिडेट्स नहीं है, ये भी थोड़ा सा सिंसियर हो जाए। मैं इनको भगाना नहीं चाहता, मैं इनको कूटना पीटना भी नहीं चाहता। ठीक है, मैं बस ये चाहता हूं ये भी सीरियस हो जाए, बस इसलिए मैं खींच देता हूं। बाकी उम्मीद करता हूं बच्चों से, मतलब देखिए मैं केवल स्टूडेंट से ही उम्मीद करता हूं। ठीक है, मैं टीचर से कभी कोई उम्मीद नहीं करता कि टीचर्स कभी सुधरेंगे। दुनिया का कोई भी टीचर हमें लगता है सुधरता नहीं है जब वो 10-5 साल पढ़ा लेता है। ऑफलाइन का टीचर भले सुधर जाए, ऑनलाइन का कोई सुधरता नहीं है। ठीक है, मैंने ये महसूस किया है, बच्चे लेकिन सुधर जाते हैं। तो मैं बच्चों पे भरोसा करता हूँ, स्टूडेंट्स पे भरोसा करता हूँ कि ये सुधर जाएंगे। अगर इनसे 2-4 बार इन्हें खींचा लपेटा जाएगा ना तो ये बदल जाएंगे, सुधर जाएंगे। तो इसलिए कहता हूँ, बाकी बैच में ऐसा कुछ नहीं है। तो हैपनिंग वर्ब्स सारी इंट्रांसिटिव होती है, ध्यान रखना। अच्छा, स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं? ये ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव दोनों तरीके की हो सकती हैं। ये इंट्रांसिटिव भी हो सकती हैं, ठीक है, और ये ट्रांसिटिव भी हो सकती हैं। अच्छा, अब किसी बच्चे को अगर यहां पे थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हुआ, भाई ये क्या हो गया, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव क्या हो गया, ये कहां से आ गया? ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव क्या होता है। एक छोटी सी बात है, मैं यहीं पे बता देता हूं, अभी समझ लेना। देखिए 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 क्या कहानी है, मैं आपको बताऊं कि ट्रांसिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनके साथ में ऑब्जेक्ट्स हों। ऐसी वर्ब्स जिनके साथ में ऑब्जेक्ट्स हैं वो ट्रांसिटिव होती हैं। ठीक है, और ऐसी वर्ब्स जिनके साथ में ऑब्जेक्ट्स नहीं हो वो इंट्रांसिटिव होती हैं। इंट्रांसिटिव, तो इंट्रांसिटिव वर्ब्स वो होती हैं विच डोंट हैव ऑब्जेक्ट्स, जिनके साथ में ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, और जिनके साथ ऑब्जेक्ट होते हैं वो ट्रांसिटिव होती हैं। एग्जांपल है जो समझ लेते हैं। देखो, जैसे हमने सेंटेंस लिखा, द मैन बॉट अ कार। ठीक है, द मैन लाफ्ड एट देम। एक काम करें बच्चों, इसको ऐसे हटा देते हैं और इसको लिख देते हैं मैन हेल्प्ड देम। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखो समझना एक छोटा सा पॉइंट है। जैसे हमने लिखा द मैन हेल्प्ड, तो हेल्प्ड वर्ब हो गई। whom did he help, किसको हेल्प किया उसने, तो आंसर आ गया them, तो them ऑब्जेक्ट हो गया। them ऑब्जेक्ट हो गया तो ये वर्ब ट्रांसिटिव हो गई। फिर हमने लिखा the man laughed, whom, what laughed, whom laughed। अब हमें यहाँ पे what या whom का रिप्लाई नहीं मिल पा रहा, तो ये वर्ब जो है ना ये इंट्रांसिटिव हो गई। ये जो वर्ब है ये इंट्रांसिटिव हो गई क्योंकि इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। लेकिन एक चीज ध्यान से देखना, ये जो them प्रोनाउन हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के हेल्प के साथ लिखा ना, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ हमने वर्ब के बाद नहीं लिखा है, यहाँ हमने उसे लिखा एट प्रेपोजिशन के बाद में। तो अगर हम किसी नाउन या प्रोनाउन को प्रेपोजिशन के बाद में लिखेंगे तो वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब के बाद लिखेंगे तो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जब वर्ब के साथ में वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखा होगा तो वर्ब ट्रांसिटिव है, जब वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं लिखा होगा तो वर्ब इंट्रांसिटिव है। प्रेपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट लिखा है, लिखा रहे उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है,
अब खैर अगर किसी बच्चे को ये समझ में ना आया हो कि भाई ये पता कैसे चला कि ये वाला देम जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है और ये वाला देम ऑब्जेक्ट है, ये पता कैसे चलता है कि देम ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो देखो मैं बता देता हूं। छोटी छोटी बातें सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, पता चल जाता है अपने आप। वर्ब के बाद में लिखे गए व्हाट या होम के रिप्लाईज ऑब्जेक्ट होते हैं। मान लो किसी भी वर्ब के बाद में हम व्हाट या होम का रिप्लाई लिखेंगे ना बेटा, तो जो व्हाट या होम का रिप्लाई होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो किसी बच्चे को अगर ये दिक्कत हो कि हम पहचानते कैसे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो उसका तो देखो आंसर यही है कि ऑब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन के इफेक्ट को रिसीव करता है। जैसे मान लो मैंने कोई काम किया, उस काम का इफेक्ट जिस पे जाएगा वो ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट वे में कहोगे तो आपका तरीका ये हो जाएगा कि एन ऑब्जेक्ट इज समवन और समथिंग व्हिच रिसीव्स द इफेक्ट ऑफ द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। बट पहचानने की अगर बात है कि ऑब्जेक्ट को हम पहचानते कैसे हैं, तो बहुत आसान है। बस छोटी सी बात ये ध्यान रखनी है कि वर्ब के बाद में लिखा गया व्हाट या होम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। एक बात ये ध्यान रखोगे। दूसरी बात ये ध्यान रख सकते हो कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो अगर हमने वर्ब के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन लिख रखा है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो ऑब्जेक्ट ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट पहचान लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो हेल्प के बाद हमने प्रोनाउन देम लिख रखा है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे हमने लाव्ड वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट लिखा नहीं है, एट के बाद लिखा है तो वो एट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। यहां तक क्लियर? एक छोटी सी बात और ध्यान रखना, ये जो इंट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं और ट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं, अगर आपने कभी इन्हें हिंदी में पढ़ा हो तो इन्हें हिंदी में सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं कहा जाता है। पढ़ा होगा अकर्मक और सकर्मक। अच्छा, कर्म का मतलब क्या होता है? मुझे लगता है ज्यादातर बच्चे बात जानते होंगे। कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। कर्म का मतलब क्या होता है? कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। तो अगर किसी वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो वो सकर्मक है हिंदी के अकॉर्डिंग, और इंग्लिश में वो ट्रांसिटिव है। अगर किसी वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है तो वो अकर्मक है। अकर्मक का मतलब है विदाउट कर्म, विदाउट कर्म का मतलब विदाउट ऑब्जेक्ट, तो वो इंट्रांसिटिव है, ठीक है। तो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव इस तरीके से हम वर्ब्स को डिसाइड करते हैं कि अगर किसी वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट लिखा है या लिखा जा सकता है तो वो ट्रांसिटिव है, अगर किसी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है और नहीं लिखा जा सकता है तो वो इंट्रांसिटिव है, ठीक है। रह गई बात ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये लिखा ऑब्जेक्ट होता है व्हाट या होम का रिप्लाई। वर्ब के बाद में लिखा गया ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो व्हाट या होम को रिप्लाई करे वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स नाउन या प्रोनाउन होते हैं। चलिए वापस आ जाते हैं। तो मैं यहां पे आपको यह समझा रहा था कि ये जो वर्ब्स होती हैं जिनको हम कैटेगराइज कर देते हैं डूइंग, हैपनिंग और स्टेटिव वर्ब्स में, इनमें से जो डूइंग वर्ब्स होती हैं ये ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों तरीके की होती हैं। मतलब कुछ डूइंग वर्ब्स ऐसी होती हैं जो ट्रांसिटिव होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो इंट्रांसिटिव होती हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसी होती हैं कैटेगरी और भी होती है। एक कैटेगरी ऐसी भी होती है जो ट्रांसिटिव, ठीक है, एंड और इंट्रांसिटिव दोनों होती हैं। कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती हैं जो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों ही होती हैं, उनको आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हो, ट्रांसिटिवली भी इंट्रांसिटिवली भी। तो इन वर्ब्स को कहा जाता है एम्बी ट्रांसिटिव। एम्बी का मतलब डुअल होता है, तो इन्हें हम कहते हैं एम्बी ट्रांसिटिव वर्ब्स। फिर से समझ लीजिए, छोटी सी बात है। ठीक है, यहां पे समझ लीजिए जो डूइंग वर्ब्स होती हैं बेटा, ये ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दो होती हैं। ट्रांसिटिव हो जिसके साथ में ऑब्जेक्ट लिखा हो या लिखा जा सकता हो, और इंट्रांसिटिव हो जिसका ऑब्जेक्ट ना लिखा हो, नहीं लिखा जा सकता हो, ठीक है। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जिनको हम ऑब्जेक्ट के साथ और ऑब्जेक्ट के बगैर दोनों तरीके से लिख सकते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं एम्बी ट्रांसिटिव। एम्बी ट्रांसिटिव, एम्बी का मतलब वो ट्रांसिटिव है इंट्रांसिटिव है, ठीक है। एम्बी ट्रांसिटिव का मैं देखिए एग्जांपल दे देता हूं, उसे समझ लेना। एम्बी ट्रांसिटिव ना मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं। देखो, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, मान लीजिए हमने एक सेंटेंस लिखा, यू शुड नॉट या यू शुड ईट हेल्दी फूड, ठीक है, यू शुड ईट हेल्दी फूड। दूसरा, यू शुड ईट स्लोली। ये दो सेंटेंस लिखा। अब देखो ध्यान से समझना, हमने लिखा यू शुड ईट कि तुम्हें खाना चाहिए, व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई आ गया हेल्दी फूड। तो हेल्दी फूड जो है ना ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे हमने लिखा यू शुड ईट व्हाट, व्हाट शुड यू ईट, तो व्हाट का रिप्लाई यहां पे आ गया
हेल्दी फूड। तो हेल्दी फूड जो है व्हाट का रिप्लाई है, तो व्हाट का रिप्लाई होने की वजह से ये ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो ये वर्ब आपकी ट्रांसिटिव हो गई, ये वर्ब हो गई ट्रांसिटिव, ठीक है। फिर हमने लिखा यू शुड ईट, हाउ शुड यू ईट, स्लोली। अब देखो जो स्लोली है ना, ये ना तो व्हाट का रिप्लाई है ना होम का रिप्लाई है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये हाउ का रिप्लाई है और एडवर्ब है, क्योंकि ये नाउन प्रोनाउन तो है नहीं, एडवर्ब है। तो जो स्लोली हमने लिखा ना हाउ का रिप्लाई एडवर्ब है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब इंट्रांसिटिव हो गई, तो ये कैसी वर्ब हो गई, इंट्रांसिटिव। तो यहां पे देखो वर्ब सेम है, यहां पर भी ईट वर्ब हमने लिखे, यहां पर भी ईट वर्ब लिखी है, दोनों सेंटेंस सही है। यहां पर हमने इस वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट लिखकर यूज किया ट्रांसिटिवली, यहां पर हमने इस वर्ब को बिना ऑब्जेक्ट के यूज किया इंट्रांसिटिवली। तो ईट वर्ब एक ऐसी वर्ब है, इट इज वन ऑफ दिस वर्ब्स, मतलब ऐसी और भी वर्ब्स होती हैं, ठीक है। वो कोई लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप ही जान जाओगे जब उसको यूज होते हुए देखोगे। तो हमने लिखा यू शुड ईट हेल्दी फूड, सही। यू शुड ईट स्लोली, सही। तो ऐसी वर्ब्स जो कि ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों तरीके से यूज हो जाएं, इन्हें हम कहते हैं एम्बी ट्रांसिटिव वर्ब्स। एम्बी ट्रांसिटिव वर्ब्स का मतलब ये होता है कि इस वर्ब को ट्रांसिटिवली और इंट्रांसिटिवली दोनों ही तरीके से यूज किया जा सकता है। तो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव एक कैटेगरी हो गई और एम्बी ट्रांसिटिव एक दूसरी कैटेगरी हो गई, ठीक है। आगे बढ़े थोड़ा सा, आ जाइए। तो ये डूइंग का चक्कर खत्म हुआ कि डूइंग वर्ब्स ट्रांसिटिव भी होती हैं, इंट्रांसिटिव भी होती हैं और एम्बी ट्रांसिटिव भी होती हैं, ठीक। अब आ जाते हैं हैपनिंग वर्ब्स पे। हैपनिंग वर्ब्स में क्या होता है कि हैपनिंग वर्ब्स जो होती है ना वो हमेशा इंट्रांसिटिव ही होती हैं। हैपनिंग वर्ब्स जो होती है ना बच्चे, हैपनिंग वर्ब्स सारी जो होती हैं वो इंट्रांसिटिव ही होती हैं, ये ट्रांसिटिव नहीं होती हैं। जो वर्ब हैपनिंग होती है जिसमें कोई डूअर ना हो, जिसने उस एक्टिविटी को परफॉर्म किया हो, वो इंट्रांसिटिव होती है, सारे ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स जो होती हैं वो ट्रांसिटिव भी होती हैं और इंट्रांसिटिव भी होती हैं। अच्छा, जो इंट्रांसिटिव स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, सारे बच्चे को ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। ये जो स्टेटिव वर्ब्स इंट्रांसिटिव होती हैं, ये दो तरीके की होती हैं, एक लिंकिंग, ठीक है, एक होती है लिंकिंग। ये लिंकिंग लिखा होगा, तुम्हें समझ में ना आ रहा हो, ठीक है, ये लिंकिंग लिखा हुआ है। एक लिखा लिंकिंग इंट्रांसिटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स में जो इंट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं उनकी दो कैटेगरीज होती हैं, एक ऐसी इंट्रांसिटिव वर्ब्स जो कि लिंकिंग है और एक ऐसी इंट्रांसिटिव वर्ब्स जो कि नॉन लिंकिंग है। सर पाकिस्तान से हूं, दुबई में काम करता हूं, आपसे ग्रामर सीखना चाहता हूं, करुण पिसुन के परेशानी नहीं। अबे लास्ट में क्या लिख दिया भाई मुकम्मिल खान, शुरू की तो सारी बातें तुम्हारी समझ में आ गई, लास्ट का कुछ समझ में नहीं आया। सीखना चाहता हूं, करुण पिसुन के परेशानी नहीं। तुम भी हमें भोजपुरी लग रहे हो, ये क्या लिख दिया लास्ट में, शुरू में तो तुमने सही लिखा। हमें लगता है, मतलब हमें का मतलब मुझे लगता है कि तुम लोगों का कोई इंग्लिश सीखने का मन है नहीं, और खास करके इस तरीके से जैसे मैं पढ़ाता हूं तुम्हें, हमें लगता है इंग्लिश सीखनी नहीं है, तुम्हें क्वेश्चन आंसर याद करने हैं, ठीक है। और मैं बीन बजा रहा हूं, ठीक है। आई समटाइम फील कि मैं बीन बजा रहा हूं, ठीक है, और वो अपना पढ़ लिया करो मूर्खों, ये कीमती टाइम है, ये एक बार निकल गया ना तो फिर पछताओगे, ठीक है। पढ़ लो अभी, ठीक है। अब बाकी ये सब मोह माया में तुम पढ़े हो ना, रेल बनेगी जिंदगी, बहुत बड़ी रेल बनाती है। अरे चलो, तो यहां तक क्लियर। अब मैं इनको थोड़ा सा, ये एक असल में आउटलाइन है, ये अपने दिमाग में छाप लेना। जो तुम्हें इसका एक काम करता हूं, ये जो मैं आज पढ़ा रहा हूं ना, इसका मैं तुम्हें पीडीएफ दे दूंगा। एग्जामपुल का टेलीग्राम चैनल है, अगर तुमने ज्वाइन कर रखा हो तो ठीक है, नहीं ज्वाइन कर रखा हो तो मैं बता देता हूं। टेलीग्राम चैनल है एक एग्जामपुल का, एसएससी, मतलब ये जो चैनल का नाम है यही नाम है टेलीग्राम चैनल का, एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुल, एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुल, ठीक है। तो इस टेलीग्राम चैनल को अगर तुमने ज्वाइन कर रखा है तो ठीक है, नहीं ज्वाइन कर रखा तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का वही नाम है जो इस यूट्यूब चैनल का नाम है, उस पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक आउटलाइन है इन वर्ब्स की। अब हम इसको ना आगे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये एक आउटलाइन भर है, ठीक। चलिए, तो इस आउटलाइन का आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। नोट करना है अपना, नोट कर लीजिए, जो भी करना है अपना कर लीजिए। ये आउटलाइन है, अब कल से हम इसी आउटलाइन को आगे एक्सप्लेन करेंगे फर्दर, ठीक है। आज तक जो पढ़ा दिया मैं से आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा, पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। कल जो मैंने पढ़ाया था
ठीक है, वो मैंने आज रिवाइज करवा दिया स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में। लेकिन आज जहां पे मैं क्लास छोड़ रहा हूं, कल की क्लास में इससे आगे ही स्टार्ट करूंगा, ये कुछ नहीं बताऊंगा, आज जो बता दिया। ठीक है, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इसे कैसे समझोगे, कैसे लिखोगे, कैसे याद करोगे, क्या करोगे, वो तुम अपना देखना जाके। अब हम लोग ने एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन रख रहे हैं, यहां पे ध्यान देना। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको एक छोटी सी बात बताई थी, बात ये थी कि ये जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं, तो हमने पढ़ा था कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं वो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों होती हैं। ठीक है, तो यहां पर ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, जल्दी जल्दी से आंसर बताने, सबको टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। आइडेंटिफाई ऑक्सिलरी एंड लेक्सिकल वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस में वर्ब्स हैं, उन वर्ब्स को तुम्हें आइडेंटिफाई करके बताना है कि वो ऑक्सिलरी वर्ब है या लेक्सिकल वर्ब है। ठीक, ऑक्सिलरी वर्ब है तो ए लिखना है, लेक्सिकल वर्ब है तो एल लिखना है। किसी को कोई बात समझ में नहीं आए तो अपना पूछ लेना। अब चलो जल्दी से छोटी सी एक एक्सरसाइज है, हम लोग सॉल्व करते हैं। ऑक्सिलरीज और लेक्सिकल वर्ब्स की पहचान करते हैं। ठीक है, करें शुरू। अबे देखो बाय कर रहा है, अबे प्रैक्टिस करेंगे। हद हो गई भाई, तुम कहीं किसी दिन मुझे मिल गए ना तो मैं बहुत समझाऊंगा ढंग से। चलो आ जाओ। अब देखो पहले सेंटेंस में एक हमने वर्ड लिखा वॉज। अबे पेन नहीं चला, देखो वॉज एक ही वर्ब है और तो कोई वर्ब है नहीं। यहां पर एक वर्ब वर है और एक ग्रेजिंग है। ये अपने बाद में टैली कर लेना, नहीं समझ में आएगा तुमने बाद में टैली कर लेना। एक वर्ब में लिखा था ट्रांसिटिव एंड ट्रांसिटिव ओनली एक्शन वर्ब होते हैं। बाहर में जाए बुक, उल्लू आदमी हो क्या? जब तुम्हें बुक में लिखा था तुम्हें समझ में आ गया तो हमसे मत पूछो, और मेरी बात समझ में आ रही तो बुक भूल जाओ। बुक्स में भैया बहुत गलत लिखा हुआ है, तुम्हें बता दो। खास करके अपने नॉर्थ इंडिया में जो बुक्स बिकती है ना कंपटीशन की, उनमें इंग्लिश बहुत गलत लिखी हुई है। लोगों ने अपने मन में जो आया सो लिख दिया, सही को सही लिखा, गलत को गलत लिखा, जो मन में आया सो उन्होंने लिखा, तो वो भूल जाओ, छोड़ो। ये वॉज देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब होती है ना तो उसके बाद कोई ना कोई दूसरी मेन वर्ब लिखी होती है। तो ये हमारी है लेक्सिकल वर्ब, ये मेन वर्ब है। ठीक है, यहां पे हमने लिखा वर नॉट ग्रेजिंग, तो इसमें ग्रेजिंग जो है ये मेन वर्ब है और वर जो है ये हेल्पिंग वर्ब। बुक में ये लिखा, उन्होंने ये कहा। अबे तू हमसे क्या मुंह चला रहा है? उन्होंने कहा तेरे को, उसकी बात समझ में आ गई तो मान ले जाके, नहीं समझ आए भूल जा। ये क्लियर? आगे बढ़े, चलो। ये कैसे आगे बढ़ेगा? चलो ऐसे बढ़ेगा भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, हमने लिखा इज योर कार गिविंग गुड माइलेज। तो यहां पे एक गिविंग है और एक इज है। इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। नहीं समझ में आया तो अपना पूछ लेना कमेंट करके, इसी वीडियो में कमेंट कर देना, मैं आंसर कर दूंगा बाद में। और ये मेन वर्ब है। ठीक है, इज हेल्पिंग वर्ब है और गिविंग मेन वर्ब है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट में आ जाओ। द स्टूडेंट्स विल बी प्रैक्टिसिंग। अब यहां पे देखो बताइए, तीन वर्ब है, एक विल है, एक बी है और एक प्रैक्टिसिंग है। तीन वर्ब है, इनमें से प्रैक्टिसिंग है ये है लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल का मतलब मेन वर्ब। ठीक है, बी जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है ना, तो ये बी जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए लिखे गए। और विल जो है ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये मॉडल है। ठीक है, तो ये जो विल है ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है, इंटेंशन एक्सप्रेस कर रहा है, फ्यूचरिटी को रेफर करता है विल। ठीक है, तो विल हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर को रेफर कर रहा है। बी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक्सप्रेस कर रही, और प्रैक्टिसिंग मेन वर्ब है जो एक्शन को रेफर कर रही। ठीक है, तो ये इसकी कहानी हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, जल्दी जल्दी से आंसर बताना, जल्दी जल्दी से, टाइम नहीं है बहुत। बातें तुम लोगों के साथ में बहुत हो जाती हैं। आई एम मोर इंटेलिजेंट देन माई ब्रदर। जल्दी से बताओ, एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब। इज ब्लोइंग, जल्दी से बताओ, इज क्या है, ब्लोइंग क्या है? अबे आंसर बता दो जल्दी से, कछुओं। सर मैंने ऐसी क्या बात की, आप नाराज हो गए? मैं भी एक सोचूंगा और केवल विषय से संबंधित बात की थी भैया, पता नहीं। ठीक है, मैं भूल गया वो। अब देखो ये जो एम है ना, ये आपकी मेन वर्ब है, क्योंकि अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती ना तो इसके साथ में कोई ना कोई दूसरी वर्ब भी लिखी होती जो कि नहीं लिखी है। ठीक है, इसके साथ में कोई वर्ब नहीं लिखी, तो यही मेन वर्ब है। यहां पर क्या है, इस जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है ऑक्सिलरी।
और ब्लोइंग जो है वो इसकी मेन वर्ब है। कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है ना इज एम आर, तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये हो गया। क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़े। चल अरे जल्दी बढ़ो भाई। आज मैंने ही गड़बड़ की, मतलब एक स्लाइड पे ना 2 क्वेश्चन नहीं, कम से कम 4 रखने चाहिए थे। चलो डोंट डू, बताओ भाई डू क्या है और डोंट क्या है? ठीक है, डू बिहेव, ठीक है, डू क्या है और बिहेव क्या है? अब देखो वो जो डू है ना वो हेल्पिंग वर्ब है। क्वेश्चंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है ना, तो ये डू है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और ये बिहेव है मेन वर्ब। यहां पर जो ये बाद वाला डू है ये है मेन वर्ब, पहले वाला डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले आती है, ध्यान रखना। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले आती है, ये सारे बच्चे बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो बिफोर गोइंग टू बेड लास्ट नाइट आई डिड द पैकिंग। अब देखो गोइंग, डिड, चलो दोनों का बताओ क्या है? ये आंसर तुम लोगों को अपने आप बताने, इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा। भैया इनका बता दो, ये गोइंग और डिड क्या है ये बता दो एक तो, और डज क्या है और ये बता दो बस। ये इनका जल्दी से बता दो, ये सब क्या है? गोइंग मेन वर्ब, बढ़िया। एक बात सारे बच्चे ध्यान रखेंगे कि कभी भी कोई मेन वर्ब बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं यूज होती है। कोई भी मेन वर्ब बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं यूज होती है। तो ये जो गोइंग है ना, ये एक्चुअली मेन वर्ब नहीं है और ये हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अभी पता नहीं तुम इस बात को समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे, लेकिन बाद में कभी समझा दूंगा, ठीक है। तो ये जो गोइंग हमने लिखा ना बेटा, ये मेन वर्ब नहीं है। सारे बच्चे ध्यान रखेंगे कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर कोई भी मेन वर्ब होगी आईएनजी फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में, तो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं यूज होती है। अगर ये गोइंग मेन वर्ब होती है ना, तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जरूर लिखी होती है, ठीक है। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है एक्चुअली, ठीक है। अच्छा ये जो डिड है, अब ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हो सकती है, लेकिन अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती है तो इसके साथ कोई ना कोई मेन वर्ब लिखी होती है। मेन वर्ब इसके साथ में कोई लिखी नहीं है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। सॉरी, मेन वर्ब कोई लिखी नहीं है इसके साथ में, तो यही हमारी मेन वर्ब है, ठीक है। तो ये जो हमने डिड लिखी है ये मेन वर्ब है। हालांकि वैसे यहां पे वर्ब एक और भी लिखी है, अगर तुम्हें दिख रही हो पैकिंग, लेकिन ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है। एक काम करेंगे, कल की क्लास में ना हम लोग फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब की पहचान का भी एक छोटा सा एक मतलब एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना सारे बच्चे, ठीक है। ये जो डज है ये मेन वर्ब है, क्योंकि अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके साथ में कोई ना कोई दूसरी मेन वर्ब लिखी होती। अब मेन वर्ब कोई इसके साथ लिखी नहीं है, तो यही मेन वर्ब होगी। चलो, हालांकि छोटी सी एक्सरसाइज थी 20 क्वेश्चंस की, लेकिन आज हमारे पास समय इतना नहीं है, तो हम डिस्कस कर पाएंगे केवल 10 क्वेश्चंस। बाकी जो 10 है, ठीक है, बाकी जो 10 है इनका आपको वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं उसे, पीडीएफ। तो ये जो एक्सरसाइज है इसका भी पीडीएफ तुम्हें उसी चैनल से मिल जाएगा जो भी मैंने बताया था, एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर, ठीक है। तो चलें क्या, टाइम हो गया चलने का? अब देखो भैया तुम, मैं कहूंगा नहीं अब चलने का टाइम हो गया, रीजनिंग पढ़ो, दीपक सर आ रहे होंगे, ठीक है। तो प्यारे कहूं क्या, चलो कह तो देते हूं। तो प्यारे बच्चों, थैंक यू, बाय, सुधर जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।